रात बहुत अंधेरी है और तेज तूफान चल रहा है। उसी समय एक डरी हुई जवान लड़की जान बचाने के लिए सुपरमार्केट की तरफ दौड़ती है, क्योंकि कुछ हत्यारे लगातार उसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन उस सुपरमार्केट में सुरक्षा के नाम पर सिर्फ 5 साधारण गार्ड हैं, जिनके पास न आधुनिक हथियार हैं और न ही लड़ने का कोई अनुभव। सवाल उठता है कि हत्यारे उस लड़की के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, और यह भी सवाल है कि क्या ये 5 गार्ड एक खतरनाक अपराधी गिरोह से उस लड़की की जान बचा पाएंगे। आगे की घटनाएं आपको इसका जवाब देंगी। उस लड़की का नाम जैमी है। वह एक बहुत महत्वपूर्ण गवाह है, जिसे अगले दिन कोर्ट में जाकर खतरनाक हथियारों के खिलाफ गवाही देनी है। जैमी की सुरक्षा के लिए FBI की टीम आई थी, जिसमें कई एजेंट थे। 3 खास गाड़ियां थीं और सभी के पास आधुनिक हथियार थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही रात हुई और तेज तूफान आया, हालात बदल गए। तूफान की वजह से गाड़ियों का काफिला धीरे चलने लगा। फिर भी जैमी सुरक्षित कार में थी। यह देखकर एजेंटों को थोड़ी राहत मिली। यह राहत ज्यादा देर नहीं रही, क्योंकि अचानक कंट्रोल सेंटर से संपर्क टूट गया। शुरुआत में एजेंटों ने सोचा कि तूफान की वजह से नेटवर्क खराब हुआ होगा, लेकिन जब बाकी गाड़ियों से भी संपर्क नहीं हुआ तो सब घबरा गए। सबको लगने लगा कि कोई बड़ा खतरा आने वाला है। थोड़ी देर बाद जैमी की गाड़ी सड़क पर बिछी कीलों वाली पट्टी पर चढ़ गई। गाड़ी के टायर फट गए। ड्राइवर गाड़ी संभाल नहीं पाया, कार फिसली और सामने वाली गाड़ी से टकरा गई। तभी सबको समझ आ गया कि यह पहले से बिछाया गया जाल था। एजेंट गाड़ियों से बाहर निकले, जैमी को बचाने के लिए घेरा बनाया और भारी गोलीबारी शुरू हो गई। थोड़ी देर लड़ने के बाद समझ आ गया कि दुश्मन संख्या और हथियारों में बहुत आगे है। आखिरी मौके पर टीम लीडर ने जैमी को जंगल की तरफ भागने को कहा, ताकि वह बच सके। अंत में केवल टीम लीडर ही बचा और वह मरने से पहले आखिरी गोली तक लड़ता रहा। जब हथियारों ने सबको मार दिया तो देखा कि गवाह वहां नहीं है। हथियारों के बॉस चार्ली ने सबूत मिटाने और जैमी को ढूंढने का आदेश दिया। दूसरी तरफ कहानी में कैप्टन एडी है, जो सेना से निकाला जा चुका है और 1 साल से बेरोजगार है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह पेट्रोल तक नहीं खरीद सकता था। उसे इतनी शर्म आ रही थी कि वह अपने परिवार के सामने भी नहीं जा पा रहा था। एडी ने हर छोटी बड़ी नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन सभी में उसे रिजेक्शन मिला। नौकरी न मिलने से निराश होकर जब एडी प्लेसमेंट सेंटर से बाहर जा रहा था, तभी वहां काम करने वाली रूबी नाम की महिला ने उसे एक दूर के सुपरमार्केट में कम तनख्वाह वाली नौकरी के बारे में बताया। एडी के लिए यह नौकरी आखिरी उम्मीद जैसी थी। उसने बिना देर किए नौकरी स्वीकार कर ली, क्योंकि वह किसी तरह पैसे कमाकर अपने परिवार का गुजारा और अपनी इज्जत बचाना चाहता था। उसे यह बिल्कुल पता नहीं था कि यह साधारण लगने वाली नौकरी एक भयानक रात में बदल जाएगी, जहां उसे जेमी नाम की एक अनजान लड़की की जान बचाने के लिए बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। नौकरी मिलने के बाद एडी ने साहस करके अपने परिवार को फोन किया। उसने उन्हें नौकरी की खुशी बताई और जल्दी मिलने का वादा किया। फोन रखने के बाद उसने अपनी पहली ड्यूटी शुरू की। उस दिन उसकी ड्यूटी रात की थी। जब वह सुपरमार्केट पहुंचा तो सिक्योरिटी टीम का प्रमुख वेंस उसे मिलने बाहर आया। सुपरमार्केट बंद हो चुका था और अंदर पूरी शांति थी। वहां सिर्फ सुरक्षा गार्ड ही मौजूद थे। वेंस जोश से भरा हुआ था, लेकिन उसे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा था और वह खुद की तारीफ करता जा रहा था। थोड़ी देर में एडी समझ गया कि टीम में 5 लोग हैं और वह सबसे बड़ा उम्र का है। पहचान के बाद वेंस उसे पूरा सुपरमार्केट दिखाने ले गया और उसकी ड्यूटी की जगह समझाई। एडी को वेंस की बातें खास पसंद नहीं थीं, लेकिन वह चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि यह नौकरी उसके लिए बहुत जरूरी थी। सच में यह काम आसान लग रहा था और ज्यादा तनाव वाला नहीं था। लेकिन एडी ने एक अजीब बात नोटिस की। ये सिर्फ एक आम सुपरमार्केट था, फिर भी बहुत ज्यादा सुरक्षा से लैस थी, जो सामान्य से ज्यादा लग रही थी। वेंस ने समझाया कि जगह बाहर से शांत लगती है, लेकिन आसपास अपराध बहुत होते हैं। इसी वजह से हमेशा सतर्क रहना जरूरी था। एडी वेंस की बातें सुन रहा था, लेकिन उसे अभी तक भरोसा नहीं हुआ था, क्योंकि उसने खुद कुछ गलत नहीं देखा था। काम समझाने के बाद वेंस एडी को अकेले ड्यूटी करने छोड़कर चला गया। सेना में कई लड़ाइयां लड़ चुका होने की वजह से यह नौकरी एडी को बहुत आसान लग रही थी। वह बिना घबराए हर कोने को ध्यान से देख रहा था। तभी अचानक पूरे सुपरमार्केट की लाइट चली गई। सबने सोचा कि तूफान की वजह से बिजली गई है, इसलिए ज्यादा घबराए नहीं, क्योंकि बैकअप सिस्टम था। लेकिन जैसे ही वेंस कंट्रोल रूम जाने लगा, उसने बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। टॉर्च जलाकर देखने पर वेंस ने देखा कि एक छोटी लड़की दरवाजा पीट रही है। वह लड़की जैमी ही थी। एडी ने तुरंत वेंस को फोन करके बताया। वेंस ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया, क्योंकि उसे लगा यह कोई चाल हो सकती है। एडी ने अपने अनुभव से लड़की की आंखों में सच्चा डर देखा। सारी चेतावनियां भूलकर एडी ने दरवाजा खोल दिया। अंदर आते ही जैमी ने डरते हुए बताया कि कोई उसके पीछे पड़ा है। पूरी बात बताने से पहले ही जैमी बेहोश हो गई।
वेंस उसे कंट्रोल रूम ले गया और पुलिस बुलाने की सोची। उसी समय कैमरे में एक आदमी दरवाजे की तरफ आता दिखा। वह आदमी कह रहा था कि उसकी बेटी खो गई है और शायद अंदर आ गई है। एडी कुछ नहीं बोला, लेकिन वेंस ने जल्दी में बता दिया कि लड़की अंदर है। वेंस ने जेमी को उस आदमी को देने का आदेश दे दिया। एडी ने तुरंत मना कर दिया। अपने अनुभव और समझदारी से उसने वेंस के कान में फुसफुसाया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह साबित करे कि जेमी उस आदमी की बेटी है। एडी ने आदमी से लड़की की पहचान पूछी। जब उस आदमी ने सब कुछ सही बताया तो वेंस को और भी यकीन हो गया कि वह जेमी का पिता है। जैसे ही जेमी को बाहर ले जाने लगे, वह अचानक होश में आ गई। उस आदमी को देखते ही लड़की बहुत डर गई, जोर से चिल्लाई और भागने लगी। लड़की की हरकत देखकर वेंस चौंक गया और उसे बाहर देने से रुक गया। जब उस आदमी को समझ आ गया कि उसकी चाल पकड़ी गई है, तो उसने अपने साथियों को पैसों से भरा सूटकेस लाने का इशारा किया। उसने कहा कि अगर जेमी उसे सौंप दी गई तो सारे पैसे गार्ड्स के होंगे। इसके बदले उन्हें कैमरों की रिकॉर्डिंग मिटानी होगी। पैसे की इतनी बड़ी पेशकश सुनकर वेंस का दिमाग हिल गया। इतनी रकम वह पूरी जिंदगी काम करके भी नहीं कमा सकता था। उसे लगा कि बस लड़की को देने से उसकी किस्मत बदल जाएगी। जैसे ही वेंस सोचने लगा, एडी ने साफ मना कर दिया। एडी जानता था कि पैसे से सच छिपाने वाले लोग भरोसे के लायक नहीं होते। मना सुनते ही चार्ली गुस्सा हो गया और धमकी देने लगा। उसने कहा कि बात न मानी तो सबको मार दिया जाएगा। उसने बताया कि सिग्नल बंद है और कोई मदद नहीं आएगी। यह सुनकर वेंस डर गया और दरवाजा खोलने लगा, लेकिन एडी ने सही समय पर उसे रोक लिया। चार्ली चला गया, लेकिन धमकी देकर। उनके जाते ही एडी जेमी को खोजने लगा। डर के मारे जेमी कहीं छिप गई थी। एडी ने प्यार से बात की और अपनी बेटी का जिक्र किया। एक पिता की तरह बात करना ज्यादा असरदार साबित हुआ। जेमी को भरोसा हो गया और वह बाहर आई। हालांकि क्योंकि वह अभी भी डरी हुई थी, उसने एक खिलौना बंदूक पकड़ी हुई थी और उसे चौकस होकर उसकी तरफ ताने हुए थी। जेमी ने वादा लिया कि एडी उसे बचाएगा। एडी ने तुरंत मान लिया। एडी उसे टीम के पास ले गया। लड़की को देखकर मैसन तुरंत पहचान गया कि जेमी वही अहम गवाह है जिसके बारे में उसने सुना था। उसके पिता अपराधियों के लिए काम करते थे। फिर उसने उन्हें बेनकाब करने के लिए सबूत देने का फैसला किया और उसकी हत्या कर दी गई। जेमी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। पिछले 1 साल से लड़की कड़ी सुरक्षा में थी और उसे कल कोर्ट में गवाही देनी थी। जब सबको सच्चाई पता चली तो सभी लोग बहुत ज्यादा डर और तनाव में आ गए। मैसन ने साफ कहा कि वह किसी छोटी बच्ची के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। एडी ने उसे तुरंत रोक लिया और कहा कि अगर मेसन जिंदा रहना चाहता है तो उसे वहीं रुकना होगा। दुश्मन किसी को भी वहां से सुरक्षित बाहर जाने नहीं देंगे। सबसे पहली चीज जो उन्हें करनी थी वह थी जेमी के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढना। वेंस, एडी और लड़की को एक खाली और सुरक्षित कमरे में ले गया। कमरे से जाने से पहले एडी ने वहां पानी और एक वॉकी टॉकी रख दी। एडी ने जेमी को सख्त निर्देश दिया कि हालात जैसे भी हों वह कमरे से बाहर न आए। इसके बाद एडी योजना बनाने के लिए कंट्रोल रूम चला गया। सीसीटीवी कैमरों से उन्होंने देखा कि डाकू फिर से लौट रहे हैं। हालात बहुत बुरे थे क्योंकि संपर्क करने के सभी साधन खत्म हो चुके थे। फिर एडी ने जल्दी से सोचा और समझा कि पिछला हमला करीब 45 मिनट तक चला था। इसका मतलब यह था कि पुलिस को अब पता चल चुका होगा कि गवाह लापता है। पुलिस अब अपनी जांच और ज्यादा फैलाने वाली थी। अब उनका मिशन था जितना हो सके उतना समय निकालना और दुश्मन की ताकत को जितना हो सके कमजोर करना। एडी के शांत और पेशेवर फैसले के सामने सभी सहमत हो गए कि उसे कमांडर की भूमिका निभानी चाहिए। योजना तय होने के बाद एडी ने सबको अलग अलग काम दिए। उन्होंने जितने भी उपकरण मिल सके उनसे एक अस्थाई बिजली वाली बाड़ बनाई। दुश्मन जैसे ही उस बाड़ को छुए बिजली लगने से गिर जाए। इसके बाद सबने मिलकर एक सोफा ऊपर की मंजिल पर ले गया। सोफे पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का जाल तैयार किया। इधर बाहर डाकू भी अपनी योजना पर काम करने लगे। उन्होंने बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ दिया ताकि कोई भाग न सके। इसके बाद एक कार से सीधे सुपरमार्केट के मुख्य दरवाजे को तोड़ दिया। उनका सबसे खतरनाक आदमी खिड़की के रास्ते अंदर आ गया। उसी पल एडी ने संकेत दिया कि जलता हुआ सोफा नीचे फेंक दो, जो युद्ध की घोषणा थी। जलता हुआ सोफा कार पर गिरा और पूरी कार आग के गोले में बदल गई। कार चलाने वाला आदमी बुरी तरह जल गया। इसके बावजूद दुश्मन रुके नहीं। दूर से एक स्नाइपर ने जल्दी से सिक्योरिटी ग्रुप पर निशाना साधा। अफरा तफरी में वैंस का वॉकी टॉकी गिर गया। जैसे ही वह वॉकी टॉकी उठाने के लिए मुड़ा, सामने अचानक एक हत्यारा खड़ा था। बहुत खतरनाक लड़ाई के बाद वैंस लगभग मर ही गया था। उसी समय रूबी नाम की महिला सुरक्षा गार्ड वहां पहुंच गई, जो सुपरमार्केट में अकेली महिला गार्ड थी। रूबी ने हत्यारे को बेहोश कर दिया और इस तरह वैंस की जान बच गई। बाहर मौजूद हत्यारे अंदर घुसने की तैयारी कर रहे थे। एडी ने सबको एक जगह बुलाया और तुरंत जिम्मेदारियां बांट दी। किसी को बम या विस्फोटक बनाने का काम दिया गया, किसी को सुरक्षा की जिम्मेदारी और किसी को बाहर निगरानी करने का काम मिला।
अगर कोई पुलिस की गाड़ी दिखे तो तुरंत टॉर्च जलाकर मदद का संकेत देना था। सबकी अलग अलग जिम्मेदारी थी और सभी ने बिना देर किए काम शुरू कर दिया। उनकी किस्मत अच्छी थी कि सुपरमार्केट में अनगिनत चीजें थीं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता था। एडी के निर्देशन में कई तरह के जाल बिछाए गए ताकि हत्यारे उनमें फंस जाएं और उन्हें एक सरप्राइज जवाबी हमला मिले। जब सभी लोग छिपने की जगह ढूंढ रहे थे तब एडी ने देखा कि जैमी इधर उधर घूम रही है। एडी ने तुरंत जैमी को खींचकर सुरक्षित जगह पर लाया। जैमी ने कहा कि अब वह बच्ची नहीं है और हमेशा छिपकर नहीं रहना चाहती। वह अपनी जान का फैसला दूसरों पर नहीं छोड़ना चाहती थी। जैमी ने कहा कि वह खुद अपनी रक्षा करना चाहती है। उसी समय दूसरी ओर से हत्यारे अंदर आने लगे। चार्ली ने आदेश दिया कि अंदर मौजूद हर व्यक्ति को मार दो, किसी को भी जीवित मत छोड़ो। जैसे ही हत्यारे लोहे के दरवाजे तक पहुंचे, एक हत्यारा लोहे की रॉड से दरवाजा तोड़ने लगा। दरवाजे में करंट था जिससे उसे बिजली लगी और वह मर गया। हालांकि यह जाल सिर्फ एक व्यक्ति को ही मार पाया। बाकी हत्यारों ने दरवाजा जल्दी से संभाला और अंदर घुस गए। उसी समय जैमी ने एक खिलौना कार उनकी ओर भेजी। हत्यारों ने देखा कि कार में वॉकी टॉकी लगी है और उसे चार्ली के पास ले गए। उसने वॉकी टॉकी उठाकर सीधे एडी से बात की। एडी ने कहा कि अगर वे नहीं रुके तो FBI को किसी न किसी तरह सुराग मिल जाएगा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी हंसी मिली। चार्ली ने कहा कि आज केवल एक ही पक्ष जीवित रहेगा, दूसरा पक्ष पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उसने कहा कि वह गवाह और उसकी सुरक्षा करने वालों को मारने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। इस धमकी का एडी पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन बाकी सुरक्षा गार्ड बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी इतना डरावना हालात नहीं देखा था। फिर भी एडी के शांत निर्देश सुनकर सबने खुद को संभालने की कोशिश की। बातचीत खत्म होते ही चार्ली ने अपने लोगों को एक साथ हमला करने का आदेश दे दिया। उसी समय रूबी ने खिलौनों वाले हिस्से में लगाए गए जाल चालू कर दिए। हत्यारों को ऐसा लगा कि वहाँ कोई इंसान छिपा हुआ है और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इसी मौके का फायदा उठाकर रूबी ने अपने धनुष बाण से हमला किया, लेकिन उसके ज्यादातर तीर खिलौनों वाले थे, इसलिए उन तीरों से किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी। थोड़ी देर में हथियारों को रूबी की जगह पता चल गई। इसके बाद उन्होंने उसकी तरफ तेजी से गोलियां चलानी शुरू कर दी। रूबी समझ गई कि वह बहुत खतरनाक हालात में फंस चुकी है। भागने के बजाय उसने मरी हुई बनने का नाटक करने का सोचा। इसी हरकत ने हथियारों को बेवकूफ बना दिया। इसके बाद बाकी जाल भी धीरे धीरे चालू होने लगे, लेकिन ये जाल सुपरमार्केट की चीजों से बनाए गए थे, इसलिए उनसे ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया। जब एक हत्यारा मैसन के नजदीक आया तो मैसन ने टेजर गन चलाई और वह हत्यारा हिल नहीं पाया। फिर मैसन ने उस हत्यारे की बंदूक अपने पास ले ली और आगे बढ़ रहे एक हत्यारे को गोली मार दी। पहली बार किसी की मौत होने से पूरा ग्रुप बहुत डर गया। एडी को वॉकी टॉकी पर सबको समझाकर हिम्मत देनी पड़ी। इससे सभी थोड़े शांत हो पाए। जब एडी मैसन के पास जाने की कोशिश कर रहा था तो उसे कुछ हथियारों ने देख लिया। इस वजह से एडी को अपनी योजना बदलनी पड़ी। उसने मैसन को सुरक्षित जगह पर जाने का संकेत दिया। बाहर सुपरमार्केट के सामने एक पुलिस गाड़ी आकर रुकी, लेकिन दूर होने की वजह से पुलिस को कुछ गलत नहीं लगा। हथियारों ने भी खुलकर हमला करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि पुलिस का ध्यान उन पर जाए। एडी ने जिस आदमी को मदद का सिग्नल देने को कहा था, उसने तुरंत इसकी तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसी समय उसकी टॉर्च खराब हो गई। उसने सोचा कि अगर वह बाहर भाग जाए तो वह पुलिस से मदद ले सकेगा। बिना सोचे उसने दरवाजा खोल दिया। एडी ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। एक स्नाइपर हत्यारे ने गोली चलाई और उसे दरवाजे के ठीक सामने मार गिराया। इस मौत से पूरे ग्रुप का हौसला टूट गया। एडी ने तुरंत हालात के बारे में सबको बताया। उसने समझाया कि छोटी सी गलती भी जान ले सकती है। एडी ने बताया कि अगले 3 मिनट में सबको बताई गई जगह पर पहुंचना होगा। इसके बाद उसने जैमी को फोन किया और हथियारों की गिनती पता करने को कहा। जब जानकारी मिली कि सिर्फ 5 हत्यारे बचे हैं और वे एक ही जगह पर इकट्ठा हैं, तब एडी ने छिपना छोड़ दिया। वह अचानक पीछे से बाहर निकला और एक आदमी को पकड़ लिया। उसे अपने सामने ढाल की तरह खड़ा कर लिया। डर में उसके साथियों ने अपने ही आदमी को गोली मार दी। एडी ने बंदूक छीन ली और उससे कई और हथियारों को मार दिया। फर्श पर फैले लुब्रिकेंट की वजह से एडी फिसलते हुए आगे की ओर बढ़ गया और विरोधियों को गोली मारता रहा। आखिरकार सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा। वह भागा और एडी की जान लेने के लिए दृढ़ था। किस्मत से वह एक मेज के नीचे लुढ़कने में कामयाब रहा। एडी ने बंदूक पकड़ी और बिना एक पल सोचे उसने ट्रिगर दबा दिया। उसने आखिरी हत्यारे को वहीं मार डाला। उसी समय सभी लोग अपनी छिपी हुई जगहों से बाहर निकल आए। वे सब उस जगह की ओर जाने लगे जिसे एडी ने मिलने के लिए तय किया था। लौटते समय बदकिस्मती से रूबी को गोली लग गई। वेंस ने सही समय पर उसकी मदद की। रूबी को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। बाकी सभी लोग भी जल्दी से रोलिंग डोर वाले हिस्से में चले गए, लेकिन अंदर पहुंचने के बाद रूबी की जान नहीं बच सकी। ग्रुप का एक और साथी मर गया और सभी बहुत दुखी हो गए। चार्ली ने खुद कार्रवाई करने का फैसला किया।
उसने दरवाजा तोड़ने का आदेश दिया और वॉकी टॉकी से एडी से बात की। उसने एडी को आखिरी ऑफर दिया, अगर एडी जेमे को अभी उसके हवाले कर देता तो वह सबकी जान बख्श देगा। एडी जानता था कि यह सब झूठी बात है। अगर जेमे उसके कब्जे में आ जाती तो न सिर्फ लड़की बल्कि सुपरमार्केट में मौजूद सभी को खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए एडी ने साफ इनकार कर दिया। खतरा नजदीक था। उसी समय कैमरों की मदद से सभी ने देखा कि बाहर 2 पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं। सभी के मन में फिर से उम्मीद आ गई। एडी ने जेमी को मेसन के पास भेज दिया ताकि वह उसकी सुरक्षा करे। एडी ने वैंस से कहा कि वह वहीं रुककर हमलावरों को रोके और खुद पुलिस से बात करने बाहर जाएगा। एडी के बाहर निकलते ही हत्यारे दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। वैंस ने पूरी ताकत से पलटकर हमला किया। मशीन गन से उसने कई हमलावरों को मार दिया। इसी बीच पुलिस भी सुपरमार्केट के अंदर आ गई, लेकिन पुलिस ने एडी को बंदूक के साथ देखा, इसलिए पुलिस ने उसे पकड़ लिया। एडी ने ध्यान दिया और समझ गया कि आसपास मौजूद पुलिस कुछ ठीक नहीं लग रही। उनके व्यवहार और बेरुखी से साफ हो गया कि वे असली पुलिस नहीं है। पता चला कि वे हथियारों के गैंग के सदस्य थे। जैसे ही मेसन जेमी को उनके पास लाने लगा, एडी ने तय किया हुआ संकेत दे दिया। संकेत समझते ही जेमी पलटी और भाग गई। दुर्भाग्य से मेसन मारा गया। एडी ने मौका देखकर एक बंदूक छीन ली और पूरी नकली पुलिस फोर्स को खत्म कर दिया। एडी ने वॉकी टॉकी से जेमी को बुलाने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में जेमी से वॉकी टॉकी गिर गई। अंदर चार्ली जेमी को डराने की कोशिश करता रहा। उसे पता चल गया कि जेमी खिलौनों के बीच छिपी है। जैसे ही खतरा बढ़ा, एडी अचानक वहां पहुंच गया। चार्ली ने सोचा कि चोटों से भरे शरीर के साथ एडी अब कुछ नहीं कर पाएगा। जब चार्ली ने ध्यान नहीं दिया तो जेमी ने टेजर से उसे झटका दे दिया। उसी मौके पर एडी ने गोली चला दी और आधिकारिक तौर पर पूरी खूनी साजिश को खत्म कर दिया। जेमी और एडी ने एक दूसरे का सहारा लिया और सुपरमार्केट से बाहर निकल गए। उसी समय असली पुलिस आ गई। सब कुछ खत्म होने के बाद यह दुखद कहानी आखिरकार खत्म हो गई।